सुबह के 10 बज रहे थे और कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए जमा होने वाले थे। इससे पहले एमल राइट से बात करना उससे पहले ही एमल राइट से बात करना चाहती थी। वही था जो उसकी मदद कर सकता था। जुज़लान से उसकी जान छुड़वाने में। एमल दुपट्टा दरुस्त करती, एक नज़र बेड पर सोई जुज़लान पर डालती बाहर निकल गई। रात जुज़लान किस वक्त आया उसे पता ही नहीं चला। वो रोते रोते ऐसे सोई कि उसकी आंख फिर सुबह ही खुली थी, मगर जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर थी। उसे ये समझने में ज़रा वक्त नहीं लगा कि वो यहाँ कैसे आई थी, मगर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था जुज़लान पर। उसका रात का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अपने कमरे से निकलकर वो सीधा आयला के कमरे की जानिब आई। कमरे के बाहर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। अरे एमल, तुम यहाँ? दरवाज़ा खोलते सामने खड़ी एमल को देख आयला ने खुश अखलाकी से पूछा। जी, वो मुझे राइट भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एमल ने अपने आने की वजह बताई। राइट तो नहीं है क्या? भाई ऑफिस चले गए? एमल ने बेचैनी से पूछा। वो ऑफिस नहीं गए, बल्कि किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। आयला के बताने पर एमल ने गहरा सांस भरा। ओह अच्छा, कब तक वापस आ जाएंगे? एमल ने परेशानी से पूछा। 3-4 दिन बाद। आयला के बताने पर एमल को फिक्र ने आन घेरा। राइट 3-4 दिन के लिए बाहर चला गया था और वो एक भी दिन जुज़लान के साथ और नहीं रहना चाहती थी। अब करे तो क्या करे? अगर वो खुद से कुछ करती तो मुमकिन था जुज़लान फिर से बीच में आ जाता, इसलिए अब उसे राइट का इंतज़ार करना था। क्या हुआ एमल, कोई परेशानी है क्या? उसका परेशान चेहरा देखते आयला ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं भाभी। एमल ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उससे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। एमल, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। आयला ने अपनायत से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराई। भाई आ जाएं फिर साथ ही बताऊंगी। एमल ने नरमी से कहते जैसे बात ही खत्म की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो नाश्ता करते हैं। मजीद बात को कुरेदने की बजाय आयला मुस्कुराते हुए उसको साथ लेकर नीचे की जानिब नाश्ता करने के लिए बढ़ गई। सब टेबल पर नाश्ते के लिए मौजूद थे, सिवाय जुज़लान के जो अब तक सो रहा था। चारों खवातीन हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ नाश्ता कर रही थीं जब तुराब खान टेबल पर आए। राइट कहाँ है? तुराब खान एक नज़र टेबल पर नज़र घुमाते आयला से मुखातिब हुए। वो जानते थे राइट जा चुका है। उन्हें अपने वफादार मुलाजिम, जो ज़्यादा उन्हीं के साथ ही रहता था, बता चुका था, लेकिन फिर भी वो आयला से एक बार कंफर्म करना चाहते थे। जी, वो सुबह ही चले गए। आयला एक नज़र उन्हें देखकर बोली। कब तक वापस आएगा? तो राब खान ने फिर से आम से अंदाज में पूछा। 3-4 दिन बाद। आयला ने एक बार फिर नरमी से जवाब दिया और नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। तुम लोगों के मोबाइल कहाँ हैं? तो राब खान ग्लास से जूस का एक घूंट भरते बोले तो सबने अचानक उनकी जानिब देखा। कमरों में होंगे, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? नूर बेगम ने नासमझी से जवाब देते साथ ही सवाल भी किया। अभी लेकर आओ। तो राब खान के हुक्मिया लहजे पर वो लोग एक दूसरे को नासमझी से देखते उठकर अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए, जबकि एमल वहीं बैठी थी। तुम फोन लेने नहीं जाओगी? तो राब खान ने तिरछी नज़रों से नाश्ते की प्लेट पर झुकी एमल को देखा। मेरे पास फ़ोन नहीं है। एमल ने स्पार्ट अंदाज में बगैर सर उठाए जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास फ़ोन ही ना हो? तो राब खान ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर एमल ने सर उठाकर उन्हें देखा। आपके बेटे की ही करम नवाजी है। वो सर झटक कर कहती वापस नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या मतलब? उन्होंने नासमझी से पूछा। अब आपको मैं क्या बताऊं? आप तो खुद अपने बेटे की तरह, बल्कि नहीं, आपका बेटा खुद आपकी तरह है। वो उस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए उनकी बात नज़रअंदाज करती मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। इतनी देर में नवाल, आयला और नूर बेगम तीनों अपने फ़ोन पकड़े हाथ में वहां पहुंच गए, जिन्हें देखते तुराब खान ने अपने खास वफादार को आवाज़ लगाई। वासिफ। उनकी एक ही आवाज़ पर वासिफ उनके सामने हाजिर हुआ, जिसके आते ही आयला ने चेहरे के आगे दुपट्टा कर लिया। वासिफ, सारे मुलाजमों को यहाँ जमा करो फौरन। एक भी मुलाजिम रहना नहीं चाहिए। तो राब खान के हुक्म पर वो जी कहता सारे मुलाजमों को बुलाने चला गया। तो राब खान की ये सारी कार्रवाई सब हैरत से देख रहे थे और नासमझी से भी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। अंदर से सबके दिल डर रहे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर सब मुलाजिम डाइनिंग रूम में मौजूद थे, अदब से सर झुकाए खड़े थे उनके सामने। वासिफ, सबके फ़ोन ले लो। तो राब खान के अगले हुक्म पर सबको झटका लगा, जबकि वासिफ आगे बढ़ते सबके फ़ोन लेने लगा। मगर क्यों? नूर बेगम ने हैरत से इस्तफसार किया। पहले फ़ोन दो, फिर बताता हूँ। तो राब खान के सकून से कहने पर नूर बेगम खामोश हो गई। अगर किसी के पास 2 फ़ोन हैं तो अभी बाहर निकाल दे। तो राब खान ने कड़क लहजे में कहा, जिस पर जिन मुलाजमीन के पास भी 2-2 फ़ोन थे उन्होंने खामोशी से दूसरा फ़ोन निकालते वासिफ को दे दिया। वासिफ, अब जब तक मैं नहीं कहता ये सारे फ़ोन तुम अपने पास ही रखना। जब तक मैं नहीं कहता किसी को भी 1 मिनट के लिए भी फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तो राब खान ने सख्ती से समझाया, जिस पर वो जी साहब कह गया। अब तुम सब जा सकते हो। तो राब खान सब मुलाजमों को वहाँ से भेजते
सोचते घर वालों की तरफ मुतवज्जो हुए। आप ये क्या कर रहे हैं? नूर बेगम ने घबराते दिल से पूछा। कल नवाल का निकाह है मेरे दोस्त के बेटे के साथ, तैयारी कर लेना, ज़ोहर के बाद है निकाह। तो राब खान सबके सरों पर बम फोड़ते, जूस का ग्लास ख़त्म करते डाइनिंग रूम से ही निकल गए। उनके बाहर निकलते ही नूर बेगम सख्ते से बाहर आती उनके पीछे भागी, जबकि नवाल तो वहीं ढह सी गए। जबकि आयला और एमल ने सहारा दिया उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? राइद ने नवाल की शादी तय कर दिया, आप कैसे उसका निकाह किसी और से करवा सकते हैं? नूर बेगम परेशानी से उनके पीछे आते बोली, हैदर शाह के यहाँ अपनी लड़की देकर मैं कभी अपने आप को उसके सामने नहीं झुकाने वाला। तो राब खान रुकते एक तेज़ नज़र उन पर डालकर बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रिश्ता राइद ने किया है। जब उसे पता चलेगा कि आपने नवाल का ज़बरदस्ती कहीं और निकाह करवा दिया है तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। नूर बेगम ने उन्हें समझाया, राइद यहाँ नहीं है और उसके आने से पहले नवाल का निकाह भी हो जाएगा। बाकी बात में मैं उसे खुद देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। तो राब खान सुकून से कहते बगैर उनकी कोई सुने बाहर की जानिब कदम बढ़ा गए। वो आज ही जाकर अपने दोस्त से निकाह की बात करने वाले थे। उनके दोस्त ने कुछ ही दिन पहले नवाल का रिश्ता मांगा था, जिस पर वो सोच भी रहे थे, मगर राइद बीच में आ गया, जिस वजह से उन्हें खामोश होना पड़ा। वो राइद के आगे बिल्कुल बेबस हो जाते थे। बेटों में उनकी जान बसती थी और राइद तो सारी ज़िंदगी उनसे खफा ही रहा था, इसलिए वो उसके आगे कुछ नहीं कहते थे ताकि वो उनको वापस अपना ले। लेकिन अपने दुश्मन के यहाँ अपनी लड़की की शादी करना उन्हें हरगिज़ गवारा ना था। लेकिन राइद की वजह से कुछ कर नहीं सकते थे वो, मगर अब वो नहीं था तो फिर यही मौका था नवाल की कहीं और शादी करवाने का। इसलिए उन्होंने सबके फ़ोन भी पहले ही ले लिए कि कोई राइद को बता ना सके, वरना अगर ये बात राइद को पता चलती तो वो फिर से नवाल के लिए खड़ा हो जाता और तो राब खान को एक बार फिर खामोश होना पड़ता। मगर अब किसी के पास भी फ़ोन मौजूद नहीं था तो राइद को पता चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। बाकी जब वो आएगा उसे खुद ही बात पता चल जाएगी और तब की वो तब देखने वाले थे। अभी तो वो अपने फैसले से मुतमईन होते हवेली से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही नूर बेगम डाइनिंग की तरफ बढ़ी थी, जहां रोती हुई नवाल के गिर्द आयला और एमल खड़ी उसे तसल्लियां दे रही थी। मामा, ये बाबा क्या कह के गए हैं? मैं किसी और से निकाह नहीं कर सकती। माँ को देखते नवाल फौरन उठकर उनके गले लगी। नूर बेगम ने रोती हुई नवाल को कस के अपने साथ लगाया। उन्हें उसका दर्द अपने दिल में उठता महसूस हो रहा था। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। नूर बेगम ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। मामा, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है हम जो राइद को बता सकें, जो उसे वापस बुला सकें। आयला ने परेशानी से कहा, मगर वो कुछ ना बोली। वो जानती थी अब कोई मोजज़ा ही हो तो हो सकता है कुछ और, वरना जिस तरह वो पूरी तैयारी से तो राब खान का नवाल के साथ निकाह करने का प्लान कर गए थे, उससे उन्हें साफ पता चल रहा था। वरना जिस तरह से पूरी तैयारी से तुराब खान ने नवाल का निकाह प्लान किया था, उससे उन्हें साफ पता चल रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। हवेली का माहौल एकदम अफसरदा हो गया था। कल जहां सब खुशी से शॉपिंग कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते फिर रहे थे, आज वहां उदासी छा गई थी। नवाल को उसके कमरे में छोड़ने के बाद एमल अपने कमरे की जानिब आई तो जुजलान पहले ही दरवाजे पर खड़ा था। वो जुजलान को नज़रअंदाज करती साइड से होकर कमरे में जाने लगी जब जुजलान ने उसे मुखातिब किया, सुनो, ये नवाल रो क्यों रही थी? जुजलान ने उसकी पुश्त को देखते पूछा तो एमल तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी जानिब पलटी। कमाल है, तुम जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान को भी किसी के आंसू दिखते हैं, हैरत है मुझे। वो हैरत ज़दा मुंह बनाते बोली, एमल, मैं अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम क्यों ऐसी जली कटी बातें कर रही हो? वो अफसोस से बोला तो एमल धीरे से हंस दी। सीरियसली जुजलान, तुम और बदल सकते हो? नामुमकिन सी बात है ये। इसलिए उसे पागल बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे ये जो दो दो चेहरे हैं ना, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ इन्हें। इसलिए प्लीज़ मेरे सामने ये अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं। एमल नागरवारी से कहती वापस कमरे की जानिब पलटी जब जुजलान ने फिर से पुकारा, मैं जानता हूँ मैंने इतना सब कुछ बुरा किया है जिसके बाद तुम्हें इतनी जल्दी मेरी बात पर यकीन आए। खैर मुझे बताओ, नवाल को क्या हुआ है? राइद गहरी सांस भरता एक बार फिर नवाल का पूछने लगा। उसने जब नवाल को रोते देखा, जब से उसका दिल बेचैन हो रहा था। तुम भी तो अपने पापा जैसे हो, जानकर कर भी क्या लोगे? और फिर भी जानने की ख्वाहिश है तो अपने पापा से जाकर पूछ लो, क्योंकि वही एक हैं जिनकी वजह से नवाल की आंखों में बार बार आंसू आते हैं। एक तरफ उसका बाप है जो बार बार उसकी तकलीफ़ की वजह बनते हैं, और दूसरी तरफ उसका सगा भाई जिसे अपनी बहन से कुछ लेना देना ही नहीं। उस बहन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं। एमल उसे तल्ख बातें सुनाती सर झटक कर कमरे में घुस गई। पीछे जुजलान उसकी बातों पर एक बार फिर शर्मिंदा होता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। एमल कमरे में आई तो उसे एकदम ख्याल आया कि वो जुजलान से भी तो फ़ोन ले सकती थी।
यकीनन तुराब खान ने उसका फ़ोन नहीं लिया होगा, मगर वो भी तो अपने पापा के साथ था, कैसे फिर उसको राइट से बात करने देता। अगर वो ये सब बताए बगैर भी उसका फ़ोन ले लेती। इसी सोच में वो थी जब फ़ौरन बाहर की जानिब भागी, मगर तब तक जुज़लान जा चुका था। कहाँ गया था, कब वापस आएगा, कोई नहीं जानता था। एमल हवेली में गेट तक उसको देख कर आई, मगर जुज़लान नहीं था, जिस पर वो उदास सी वापस पलट आई। नए दिन का नया सूरज हमेशा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ तुलू हुआ था, मगर खान हवेली पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। जब खान हवेली की बेटी उदास थी तो पूरी हवेली ही उदास थी। तुराब खान को छोड़कर रात कोई भी सुकून से नहीं सोया था। नूर बेगम ने बहुत बार तुराब खान को समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, उसका इस तरह उनका बेटा उनसे दूर चला जाएगा, मगर वो तो अपनी बात पर जैसे बज़िद थे, कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। तो राब खान अपने जिस दोस्त के बेटे से नवाल का निकाह करवा रहे थे उसके बारे में नूर बेगम अच्छे से जानती थी। वो लोग बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उनके घर का भी यही हिसाब था जो तुराब खान का अपने घर का था। वो लोग भी औरत जात को कुछ नहीं समझते थे, और लड़का तो हर बुरे काम में मुलविस था, जिसका उन्हें गम ज्यादा था। वो अपनी बेटी की किस्मत अपने जैसी नहीं चाहती थी, मगर उसका बाप तो हमेशा की तरह बेहिसी बना हुआ था, जिसे ना अपनी बेटी की खुशी कभी परवाह थी और ना ही उसके आंसू नजर आते थे। एमल ने भी पूरी रात जुज़लान का इंतज़ार किया। वो उससे फ़ोन लेकर राइत को मिलाना चाहती थी, मगर रात से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर अब होने वाली थी, मगर जुज़लान का कोई अता पता न था। रात से आयला हर वक्त नवाल के साथ ही रही थी, पूरी रात रोती रही थी। नवाल को वो चुप करवाती रही, मगर नवाल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी कि उसका निकाह किसी और के साथ है, और एक बार अगर उसका निकाह हो गया तो वो फिर हमेशा के लिए हसाम को खो देगी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हसाम को यहाँ आने से मना किया। अगर वो उसे मना ना करती तो वो ज़रूर दोबारा उससे मिलने के लिए आता, जिससे उसकी मदद हो जाती। हसाम किसी न किसी तरह इस निकाह को रोक देता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आज उसका निकाह था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उस मुलाजिम का भी पता किया जिसे हसाम ने यहाँ भेजा था, मगर वो भी कल ही अपने गाँव के लिए निकल चुका था। ऐसा लगता था जैसे सारे दरवाजे एक साथ ही बंद हो गए हों, मगर आयला उसे बार बार उम्मीद दिला रही थी कि चाहे सारे दरवाजे क्यों ना बंद हो जाए, मगर अल्लाह एक हमेशा दरवाज़ा खुला रखता है जो इंसान को बज़ाहिर नहीं दिखता, इसलिए उसे मायूस नहीं होना चाहिए। अब भी सभी उसके कमरे में मौजूद थे। नूर बेगम तो अपनी बेटी की हालत देखती कट सी गई, लेकिन फिर भी वो बहुत जब्त से काम लेती उसे संभाल रही थी। मामा, मुझे नहीं करना ये निकाह, प्लीज़ आप कुछ करें। आंसुओं से तरपुस मुर्दा चेहरा उठाती मिन्नत भरे अंदाज में वो बोली तो नूर बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन में ही उनकी बेटी की हालत क्या से क्या हो गई थी। नवाल, मेरी बच्ची, सब्र कर, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं, सब्र से काम लो। नूर बेगम उसके पास आती नरमी से उसका चेहरा साफ करते अपने साथ लगा गए। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते तुराब खान अंदर आए। आधे घंटे में लड़के वाले और निकाह खां आने वाले हैं, इसे ये जोड़ा और जेवर पहना कर तैयार कर दो। दो बैग सोफे पर रखते स्पाट नज़रों से उन्हें देखते वो वापसी के लिए मुड़े, जब नवाल तेजी से अपनी जगह से उठती उनके कमरे से निकलने से पहले ही उनका हाथ थाम गई। बाबा, प्लीज़ मेरा निकाह वहाँ ना करें, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मगर मेरा निकाह किसी और से ना करवाएं। अगर आप कहेंगे तो हसाम से शादी के बाद मैं कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी अपनी, मगर इतना बड़ा जुल्म ना करें मुझ पर। ज़ारो कतार रोती उनका हाथ पकड़े नवाल ज़मीन पर उनके पैर पकड़ कर बैठ गई। उसकी हालत देखते वहाँ मौजूद सबके दिल फट रहे थे, लेकिन अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था तो वो थे तुराब खान। बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुमने लड़के वालों के सामने या मौलवी साहब के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, सज़ा तुम्हारी माँ को भुगतना पड़ेगी उसकी। वो दरुस्तगी से उसकी दुखती रग दबाते बोले तो नवाल का दिल बंद हुआ। वो जानते थे नवाल अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करती है, और आज उन्होंने उसी चीज़ का सहारा दिया था, बल्कि फ़ायदा उठाया था। बाबा प्लीज़, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना कभी आगे मांगूंगी, चाहे आज आप मेरी जान ले लें, मगर ऐसा ना करें। वो रो रही थी, इल्तजा कर रही थी, मगर वो कहाँ कुछ सुन रहे थे। तुम इस दुनिया में आती ही नहीं, वही अच्छा था। इस दुनिया में आकर तो तुमने मेरी नाक ही कटवा दी, बल्कि मेरे ख़ानदान भर की नाक कटवा दी। लेकिन आज अगर तुमने मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा किया ना, तो मैं वो करूँगा जो तुम याद रखोगी। उसके कान में पिघला हुआ शीशा उंडेलते वो सफाकियत की इंतहा करते, अपना हाथ झटके से छुड़वाते कमरे से निकल गए, जबकि नवाल का वजूद एकदम सन्नाटे की ज़ब्त में आया था। वो क्या कह कर गए थे कि वो दुनिया में आती ही नहीं, उसके दुनिया में आते उसकी बाप की नाक कट गई थी। क्या उसका वजूद इतना बुरा था? क्या उसका वजूद इतना
حقیر تھا کہ اس کے باپ کو خاندان بھر میں شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ اس کا پہلے ہی دل ٹوٹا ہوا تھا، اب بری طرح سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کا وجود ایک دم منجمد ہوا، اس کے حواس ساتھ دینا چھوڑ گئے تو راب خان کے لفظوں نے اس کا دل ہی چیر کر رکھ دیا تھا۔ روتی ہوئی عائلہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکاریاں روک نور بیگم کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا تراب خان پر، وہ جو اپنے گھر کی رحمت کو زحمت سمجھتے تھے۔ نوال، ایمل نے آگے بڑھ کر بھیگی آواز میں اسے پکار کر سہارا دے کر اٹھایا، جس پر وہ ہوش میں آتی ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتی ایمل کے گلے لگے بری طرح رو دی۔ اس کے رونے پر وہاں موجود ہر روتی ہوئی آنکھ اور تیزی سے برسنے لگی تھی۔ ہر کوئی دل سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے ہونے کیا والا تھا۔